वेलकम ऑल। इस वीडियो में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा मैक्रो असेंबलर। ठीक है, मैक्रो असेंबलर यहाँ पे देखिए, अब मैक्रो असेंबलर कैरीज आउट मैक्रो एक्सपांशन एंड ट्रांसलेशन ऑफ द रिजल्टिंग प्रोग्राम एट द सेम टाइम। यहाँ पे देखिए मैक्रो असेंबलर दो काम करता है। एक तो आपका मैक्रो एक्सपांड करता है, मतलब उसका एक्सपांशन करता है, और एट द सेम टाइम क्या करता है, ट्रांसलेशन ऑफ द रिजल्टिंग प्रोग्राम। मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है वो क्रिएट करने का काम भी कौन करता है, आपका मैक्रो असेंबलर करता है। ठीक है, इसके पहले हमने मैक्रो प्रोसेसर की कंसेप्ट देखी है डायग्रामेटिकली भी। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, आपको पता है कि सोर्स प्रोग्राम में अगर मैक्रोज हो तो उसका कन्वर्जन विदाउट मैक्रोज में करने का काम कौन करता है, आपका मैक्रो प्रोसेसर करता है। मतलब सिंपली एक्सपांशन करने का काम कौन करता है, आपका सिर्फ मैक्रो प्रोसेसर करता है। और मैक्रो प्रोसेसर को सेपरेट असेंबलर लगता है, किस लिए लगता है, ट्रांसलेशन करने के लिए। लेकिन यहाँ पे देखिए मैक्रो असेंबलर ये एडवांस कंसेप्ट है आपके मैक्रो प्रोसेसर से। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, दोनों ऑपरेशन एक ही परफॉर्म करता है आपका मैक्रो असेंबलर। मतलब प्रोग्राम मैक्रो एक्सपांड करने का काम भी कौन करता है, आपका मैक्रो असेंबलर। एक्सपांशन मतलब क्या है, मैक्रोज का कन्वर्जन, सोर्स प्रोग्राम विथ मैक्रोज का कन्वर्जन विदाउट मैक्रोज में करने का काम कौन करता है, आपका असेंबलर। एट द सेम टाइम ट्रांसलेशन ऑफ द रिजल्टिंग प्रोग्राम, मतलब आपका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, आपका टारगेट प्रोग्राम बनाने का काम भी कौन करता है, यह असेंबलर ही करता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, दोनों कंसेप्ट अलग है। ठीक है, हम आगे डिफरेंस देखेंगे दोनों का, तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सोर्स कोड दैट इज असेंबली लैंग्वेज ऑफ दिस कोड कंसिस्ट ऑफ मैक्रोज। ठीक है, अब आपके सोर्स प्रोग्राम में क्या हो सकते हैं, मैक्रोज हो सकते हैं। ठीक है, इस वजह से ही हम क्या कर रहे हैं, मैक्रो असेंबलर यूज कर रहे हैं उसका कन्वर्जन करने के लिए। ठीक है, सिंपल है। और आपका सोर्स प्रोग्राम क्या हो सकता है, असेंबली लैंग्वेज हो सकता है। मतलब आपका सोर्स प्रोग्राम मतलब क्या है, यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज कोड है। ठीक है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज में ही हम क्या करते हैं, मैक्रोज यूज करते हैं, आपको पता है। ठीक है, दूसरे लैंग्वेज में भी करते हैं, लेकिन हम सिंपली यहाँ पे क्या देख रहे हैं, असेंबली लैंग्वेज के लिए देख रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, दिस सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स एक्सपांशन ऑपरेशन एज वेल एज ऑल्सो जनरेट्स इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट कोड फ्रॉम द सोर्स कोड। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको, एक्सपांशन भी करता है और इक्विवेलेंट ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करने का काम भी कौन करता है, आपका ये एक ही कंपोनेंट, एक ही सॉफ्टवेयर, या इसे हम टूल भी कह सकते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, जो क्या करता है, ये दोनों ऑपरेशन एक ही परफॉर्म करता है। मतलब ये अकेला ही क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, एक्सपांशन मतलब क्या होता है, आपको पता है, जब हम मैक्रो कॉल करते हैं, मैक्रो कॉल में क्या करते हैं, हम पैरामीटर्स देते हैं। ठीक है, एक्चुअल पैरामीटर्स देते हैं, तो वो क्या होता है, आपके डेफिनेशन में क्या जाता है, वो मैक्रो कॉल क्या होता है, उसके डेफिनेशन से रिप्लेस होता है। मतलब ठीक है, आपको कंसेप्ट पता है, मैक्रो कॉल करने के बाद आपका जो भी आपके मैक्रोज में फॉर्मल पैरामीटर है, फॉर एग्जांपल %x हो गया, a हो गया, b हो गया, जितने भी फॉर्मल पैरामीटर्स है आपके मॉडल स्टेटमेंट में आपने ऑपरेंड फील्ड में जितने भी यूज़ किए हैं, वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं, एक्चुअल पैरामीटर से रिप्लेस हो जाते हैं। और एक सिंगल लाइन आपकी मैक्रो कॉल की, वो क्या हो जाती है, आपके मॉडल स्टेटमेंट से क्या हो जाती है, रिप्लेस हो जाती है। ठीक है, और आपको पता है मैक्रो क्यों यूज़ करते हैं हम, मैक्रो अगर आपको रिपीटेडली टास्क करने हैं, मतलब रिपीटेडली आपको कोई कोड परफॉर्म करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो उसलिए क्या करते हैं, हम मैक्रो कॉल यूज़ करते हैं। ठीक है, मैक्रो के फॉर्मल पैरामीटर्स में, मैक्रोज के एक्चुअल पैरामीटर्स में हम डिफरेंट वैल्यू दे सकते हैं, और आपका जो सेम प्रोग्राम है, मतलब सेम आपका जो मैक्रो की डेफिनेशन है, उसे हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसके पहले हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दिस इज एन असेंबलर दैट अलाउज मैक्रो इन असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक है, इनडायरेक्टली हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा असेंबलर है जो क्या करता है, मैक्रोज को अलाउ करता है असेंबली लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि इसके नाम में ही इसका मीनिंग है मैक्रो असेंबलर, जो क्या करता है, उसका कन्वर्जन करता है। मतलब क्या करता है, एक्सपांशन भी करता है और ट्रांसलेशन भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इट परफॉर्म्स टू टास्क। ठीक है, इसके दो काम होते हैं, एक है एक्सपांशन, यहाँ पे देखिए एक्सपांशन दैट मीन्स रिजॉल्विंग मैक्रो इनटू द मेन कोड। ठीक है, रिजॉल्व करना मैक्रो मतलब क्या है, दिस इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ सोर्स कोड विथ मैक्रोज इनटू सोर्स कोड विदाउट मैक्रोज। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया सोर्स कोड विथ मैक्रोज का कन्वर्जन विदाउट मैक्रोज में करने का काम। ठीक है, अगर ये सिंगल ऑपरेशन अगर कोई परफॉर्म करता है तो वो क्या है, आपका मैक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो असेंबलर कहते हैं। यहाँ पे देखिए टास्क 2 क्या है, आपका जनरेटिंग ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड बनाना। ठीक है, मैक्रो प्रोसेसर को हमें क्या लगता है, सेपरेट असेंबलर लगता है टू जनरेट दी ऑब्जेक्ट कोड। लेकिन यहाँ पे देखिए सेकंड टास्क क्या है इसी का, जनरेटिंग ऑब्जेक्ट कोड। मतलब ये दोनों काम एक ही
एक ही सॉफ्टवेयर में आपके परफॉर्म हो जाते हैं। यहाँ पे देखिए दिस इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ सोर्स कोड विदाउट मैक्रोज इनटू एन ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, आपका जो भी कन्वर्जन हुआ है, मतलब जो भी इंटरमीडिएट कोड आपका क्रिएट होगा विदाउट मैक्रोज का सोर्स कोड का, तो उसका कन्वर्जन ऑब्जेक्ट कोड में करने का काम ये भी कौन करता है, आपका मैक्रो असेंबलर करता है। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। हम डिफरेंस देखेंगे मैक्रो प्रोसेसर का और असेंबलर का, उसमें आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपैरिजन ऑफ मैक्रो असेंबलर विथ मैक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने मैक्रो असेंबलर का कॉलम लिखा है और यहाँ पे मैक्रो प्रोसेसर लिखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा इट परफॉर्म्स एक्सपांशन एज वेल एज जनरेट ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, मैंने आपको बताया इसके पहले, ठीक है, इसके पहले मैंने आपको बताया एक तो ये एक्सपांशन करता है। एक्सपांशन मतलब क्या है, सोर्स कोड विथ मैक्रोज का कन्वर्जन, सोर्स कोड विदाउट मैक्रोज में करता है। और दूसरा देखिए जनरेट ऑब्जेक्ट कोड, मतलब आपका टारगेट कोड क्या करता है, जनरेट करता है। नेक्स्ट देखिए मैक्रो प्रोसेसर इट ओनली परफॉर्म्स एक्सपांशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ एक्सपांशन होता है। ठीक है, आपका टारगेट कोड यानी आपका ऑब्जेक्ट कोड जनरेट नहीं होता। मैक्रो प्रोसेसर को सेपरेट असेंबलर लगता है आपका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करने के लिए। ठीक है, एक ही प्रोसेस यहाँ पे परफॉर्म होती है एक्सपांशन की। ठीक है, एक्सपांशन मतलब आपके मैक्रो कॉल से क्या हो जाते हैं, सिंपली आपके मॉडल स्टेटमेंट रिप्लेस हो जाते हैं, आपके फॉर्मल पैरामीटर से आपके एक्चुअल पैरामीटर रिप्लेस हो जाते हैं और जो भी वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, जितनी बार भी हम कॉल करें वो मैक्रो कॉल क्या होता है, मैक्रो कॉल आपके मॉडल स्टेटमेंट से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल मालूम है। नेक्स्ट देखिए सेकंड है हमारा ड्यूरिंग एनालिसिस फेज इट परफॉर्म्स एक्सपांशन। ठीक है, आपको पता है कि पास 1 पास 2 होता है। इसके पहले हमने ट्रांसलेशन देखे पास 1 पास 2। ठीक है, तो उसमें एनालिसिस फेज थी, आपकी सिंथेसिस फेज थी। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होता है, आपका मैक्रो असेंबलर में फेजेस होते हैं। ठीक है, मैक्रो असेंबलर में एक्चुअली क्या होते हैं, आपके अलग अलग टाइप के मैक्रो असेंबलर होते हैं। 1 पास मैक्रो असेंबलर होता है, 2 पास होता है और मल्टी पास होता है। ठीक है, हम वो अगले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल इतना याद रखिए कि एनालिसिस फेज में क्या होता है, एक्सपांशन परफॉर्म होता है, किसका, आपका मैक्रो असेंबलर का। नेक्स्ट देखिए इट मे हैव इट्स ओन पास स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैक्रो प्रोसेसर का क्या हो सकता है, खुद का स्ट्रक्चर हो सकता है, मे यानी हो सकता है या हो भी नहीं सकता। ठीक है, इट डिपेंड्स है कि ये मैक्रो प्रोसेसर कैसे बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए थर्ड देखिए इट नॉट रिक्वायर्ड सेपरेट प्री प्रोसेसर और असेंबलर। ठीक है, इसको सेपरेट प्रोसेसर की यानी प्री प्रोसेसर की जरूरत नहीं होती और असेंबलर की जरूरत नहीं होती। किस लिए, कन्वर्जन करने के लिए और आपका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट करने के लिए, क्योंकि इसके खुद में ही इनबिल्ट क्या है, एक पैकेज है जो क्या करता है, आपका मैक्रोज का कन्वर्जन डायरेक्टली आपके टारगेट प्रोग्राम में कर देता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इट रिक्वायर्ड सेपरेट असेंबलर फॉर कन्वर्जन। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कि इसको सेपरेट असेंबलर लगता है। ठीक है, क्योंकि आपका कन्वर्जन आपको करना पड़ता है, आपके असेंबली प्रोग्राम का कन्वर्जन आपको मशीन लैंग्वेज में करने के लिए यहाँ पे क्या लगता है, असेंबलर लगता है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ है आपका फ्रॉम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू इट इज़ वेरी सिंपल। ठीक है, अगर हम यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि एक ही मॉड्यूल है, एक ही पैकेज है, आप सिंपली उसे प्रोग्राम दे दीजिए, सोर्स प्रोग्राम, उसका डायरेक्टली कन्वर्जन वो कर देगा। ठीक है, आपको ज़्यादा कुछ यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या है, सिंपल प्रोसेस है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू यूजर रिक्वायर्ड टू रन प्री प्रोसेसर फर्स्ट द असेंबलर टू जनरेट ऑब्जेक्ट कोड। देन यहाँ पे देखिए पहले यूजर को क्या लगता है, प्री प्रोसेसर लगता है। ठीक है, प्री प्रोसेसर रन करने के बाद उसे क्या लगता है, असेंबलर लगता है टू जनरेट ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, प्री प्रोसेसर आपको पता है मैक्रोज का विदाउट मैक्रोज में कन्वर्जन करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या लगता है आपको, असेंबलर लगता है टू जनरेट ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करने के लिए। सो इट्स कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और ये क्या है, सिंपली सिंपल प्रोसेस है फ्रॉम यूजर पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर का है हमारा लेस टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इसका है आपका लेंदी एंड टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ है आपका कॉम्प्लेक्स लॉजिक और यहाँ पे देखिए इजी लॉजिक। ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लॉजिक क्यों हो जाता है, यहाँ पे ये खुद के इंटरमीडिएट कोड में यहाँ पे क्या करता है, कन्वर्ट करता है, जो यूजर के लिए समझने के लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक है, मतलब हार्ड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए इजी लॉजिक क्यों है, क्योंकि आप खुद से भी क्या कर सकते हैं, ये परफॉर्म कर सकते हैं इसका लॉजिक। मतलब आप एक मैक्रो कॉल करने के बाद उसके मॉडल स्टेटमेंट क्या आएंगे ये आप खुद से निकाल सकते हैं और फिर बाद में आपने अगर वो असेंबलर को दे दिया तो असेंबलर डायरेक्टली उसका ऑब्जेक्ट कोड क्रिएट कर सकता है। मतलब जो लॉजिक है, जो कोड है, वो क्या हो सकता है, सिंपल हो सकता है आपको समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन लॉजिक क्या हो सकता है, सिंपल हो सकता है। कोड क्या हो सकता है, सिंपल हो सकता है, मतलब सिंपल ही होता है। और यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक होता है, क्योंकि मैक्रो असेंबलर
क्या करता है, इंटरमीडिएट कोड जो जनरेट करता है वो खुद के एक कोड जनरेट करता है और उसका फिर से कन्वर्जन करता है। तो वो जो इसका इंटरमीडिएट कोड होता है वो सिर्फ क्या कर सकता है, ये असेंबलर पढ़ सकता है। इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो वो सिर्फ ये असेंबलर पढ़ सकता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में वो नहीं होता। ठीक है, यह समझने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट देखिए सेवंथ क्या है आपका, डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड। कौन से डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज हुए हैं। ठीक है, हम पहले प्रोसेसर का देखते हैं। डेटा स्ट्रक्चर यूज यहाँ पे देखिए MNT यानी मैक्रो नेम टेबल, उसके बाद MDT यानी मैक्रो डेफिनेशन टेबल, उसके बाद PN टेबल आपको पता है पैरामीटर नेम टेबल, उसके बाद EV यानी एक्सपांशन वेरिएबल टेबल, SS यानी सीक्वेंसिंग सिंबल नेम टेबल। ठीक है, उसके बाद KPD यानी KP डिफॉल्ट टेबल, और SS टेबल आपको पता है सीक्वेंसिंग सिंबल टेबल। मतलब मैक्रो में हमने एग्जाम्पल में आप तक जो भी देखे वो सभी टेबल यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। ठीक है, इसका देखिए 7th डेटा स्ट्रक्चर यूज्ड। यहाँ पे देखिए ऑल डेटा स्ट्रक्चर यूज बाय माइक्रो प्रोसेसर, यानी आपके मैक्रो प्रोसेसर में जितने भी टेबल यूज किए हैं वो ये यूज करता है। प्लस मतलब उसमें एडिशन किसकी होती है, SY टेबल यानी आपके सिंबल टेबल, OP यानी आपके ऑपकोड टेबल, और LIT यानी आपके लिटरल टेबल में क्या होते हैं, मतलब लिटरल टेबल क्या होते हैं, इसमें ऐड होते हैं। ठीक है, कैसे ऐड होते हैं, उसका प्रोसेसिंग कैसा होता है, ये हम डायग्रामेटिकली अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, डायग्रामेटिकली इसका रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि इसे सिंबल टेबल, ऑपकोड टेबल, लिटरल टेबल इनकी भी ज़रूरत होती है। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर का, इट में गोज थ्रू 3 फेजेस। ठीक है, एक्चुअली ये एक फेज से भी जा सकता है या 3 फेज से भी जा सकता है, मतलब मैक्सिमम ये 3 फेजेस से पास हो सकता है। ठीक है, मतलब हम 1 पास असेंबलर, 2 पास असेंबलर और 3 पास असेंबलर देखेंगे, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा भी लिख सकते हैं, इट कैन में पास थ्रू 1 पास और कैन बी मैक्सिमम अप टू 3 पास। ओके, और यहाँ पे देखिए 3 फेजेस में क्या आ सकता है, मैक्रो डेफिनेशन आ सकता है, प्रोसेसिंग, मैक्रो डेफिनेशन प्रोसेसिंग आ सकता है, मैक्रो एक्सपांशन आ सकता है, और सिंपल असेंबलर आ सकता है। ठीक है, और अगर सिंगल पास होगा तो तीनों ऑपरेशन क्या होंगे, सिंगल फेज में ही कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये तीनों ऑपरेशन क्या होंगे, डिवाइड होंगे एक एक फेज में। ठीक है, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे देखिए इट गोज थ्रू 2 पासेस। ठीक है, मैक्रो प्रोसेसर 2 फेज से क्या होता है, पास होता है। यहाँ पे देखिए मतलब 2 पासेस होते हैं इसमें, मैक्रो डेफिनेशन प्रोसेसिंग एंड मैक्रो एक्सपांशन। ठीक है, मैक्रो डेफिनेशन प्रोसेसिंग भी होती है इसमें और मैक्रो एक्सपांशन होता है। प्रोसेसिंग मतलब क्या है, डेफिनेशन की, जब हम मैक्रो कॉल करते हैं तब उसके डेफिनेशन में रीडायरेक्ट करने का काम कौन करता है, यही करता है। और उसका एक्सपांशन करने का काम मतलब आपके जो भी फॉर्मल पैरामीटर है वो मतलब आपके जो भी एक्चुअल पैरामीटर है वो फॉर्मल पैरामीटर से रिप्लेस करके आपका मॉडल स्टेटमेंट बनाने का काम भी कौन करता है, आपका ये प्रोसेसर करता है। सिर्फ ये क्या नहीं करता, उसका कन्वर्जन नहीं कर सकता टारगेट कोड में। ओके, तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मैक्रो असेंबलर के पासेस। ठीक है, डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन उनका देखेंगे, 3 पासेस होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू।